Government can only have for its aim one objective: how to serve the people, how to devise ways and means for their welfare, for their betterment. What other object can the government have? And remember, now it is in your hands to put the government in power or remove the government from power. But you must not do it by mock methods. You have the power. You must learn the art now. You must try and understand your machinery. And it is in your hands that constitutionally you can upset one government and put another government in power. If you are dissatisfied to such an extent. नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना, हुकूमत का मकसद इसके अलावा कुछ नहीं है कि अवाम की फलाह का काम किया जाए, और अवाम के पास ये ताकत है कि एक हुकूमत को जिससे गैर मुतमईन है निकाल बाहर करें, दूसरी हुकूमत को लें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत और रियासत का मकसद ये भी है कि बदउनवानी का खात्मा किया जाए, करप्शन का कलाकमा किया जाए। क्यों कायद-ए-आज़म बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब करप्शन के कलाकमे की और बदउनवानी की? एक अमूमी प्रिंसिपल को कर रहे थे, या उनको कोई ख्याल था कि इस निज़ाम के अंदर बड़ी गुंजाइश है करप्ट होने की, लिहाजा मैं अभी से एक बेंचमार्क सेट कर दूं? एक अमूमी प्रिंसिपल ले डाउन कर रहे थे या खुसूसी तौर पर हमारी हिदायत कर रहे थे? नहीं, खुसूसी तौर पर मैं कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में वो कह रहे थे कि हमारे मिजाज को कायद-ए-आज़म से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। और वो आप देखें कि 63 साल हो गए हैं, वो बात ज्यादा से ज्यादा वाज़ेह होकर सामने आ रही है। यानी पहले भी करप्शन होती रही, लेकिन वो ज्यादा जो वक्त गुजर रहा है वो ज्यादा ही हो रही है, और जो रूलर्स हैं उनका उसके अंदर वो ज्यादा चीज पाई जाती है। उसने तो सबके लिए कहा है, कायद आवाम को भी कहा कि, और ये उसने कहा कि ये एक नासूर है, जब तक ये करप्शन को खत्म नहीं करेंगे, ब्राइबरी को खत्म नहीं करेंगे, आप मुल्क और कौम के लिए कुछ नहीं कर सकते। पॉइजन है। जी गो अहेड ऐड करूंगा जी। आपने शुरू में प्रोग्राम के क्वेश्चन उठाया था कि क्या कायद-ए-आज़म की कुछ ऐसी चीजें, उनको कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के आपने दोनों का नाम लिया था कि उनको एक मंसूबे के तहत, कोई कंस्पिरेसी के तहत जो है वो मंजर आम पे नहीं आने दिया जाता। मेरे ख्याल से मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा कि शायद ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक मंसूबे के तहत नहीं आने दिया जाता, क्योंकि जब ऐसी बातें सामने आएंगी कि कायद-ए-आज़म जिसने हमें एक मुल्क पाकिस्तान बना के दिया, वो उसने शुरू में ही कह दिया था कि ये 3-4 जो चीज़ें हैं जिसमें करप्शन, ब्राइबरी जो है वो आपके मेजर प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमने केटर करना है और इनके लिए हमें लॉस बनाने पड़ेंगे। तो अगर अब ये चीज़ें सामने आए, कायद-ए-आज़म के अल्फाज सामने आए, तो और इनके लिए फिर हमें जब लॉस सेट करने पड़ेंगे, तो इसकी गिरफ्त में हमारे जो हुक्मरान जो आज के हों या उससे पहले के हों, वो खुद बखुद इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। यही वजह है कि अभी तक हम इस पे नहीं इत्तफाक कर सके कि हमारा अकाउंटेबिलिटी लॉ कैसा होना चाहिए। वो अभी तक पार्लियामान के अंदर पड़ा हुआ, उसके ऊपर 63 साल हो गए हैं, हम लोग यही नहीं डिफाइन कर सके कि आप अकाउंटेबिलिटी करेंगे कैसे, जबकि आपके जो बानी हैं मुल्क के, उन्होंने ये आइडेंटिफाई करके पहले बता दिया कि भी इस पे सबसे पहले आपको काम करना है, क्योंकि ये आपको पॉइजन करके आपको बिल्कुल आपकी जड़ों को खतरा कर देगा। सर आपने जैसे अभी पूछा ना कि फिर से मैं सर की बात को और फैसले की बात को सेकंड करूंगा कि कायद-ए-आज़म में अगर मिसाल दूं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, उसको पता होता है कि सॉफ्टवेयर में कहाँ लूप होल्स हैं, ठीक है, किस तरह से सॉफ्टवेयर जो है वर्क करेगा, उसको एफिशिएंसीज भी पता होती हैं, उसको उसके डिफेक्ट्स भी पता होते हैं। कायद-ए-आज़म को बातें सारी पता थी, और उनको ये भी कंस्पिरेसी का पता था कि यहाँ पे करप्शन के नाम पे, क्योंकि हम एक इस्लामी रियासत है और हमें इस्लामिक आइडियोलॉजी पे, और एक इस्लामिक आइडियोलॉजी में जहाँ करप्शन और ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाए या एहतिसाब खत्म हो जाए, तो वहाँ पे फिर आपका कोई लॉ एंड ऑर्डर वगैरह कुछ किसी का नहीं रहता, फिर वहाँ पे जिसके हाथ में जो आएगा वो करेगा। उस जमाने में निस्बतन जो पब्लिक नुमाइंदगान थे, उनके ऊपर करप्शन के उस नौयत के चार्जेस नहीं थे जिस नौयत के चार्जेस हमारे सामने इस वक्त आ रहे हैं। माफिया जरूर थे, द इनफेमस फैमिलीज जो थी जिन्होंने इस मुल्क को फिर टेक ओवर कर दिया, और उसके बाद तमाम का तमाम जो है निज़ाम धर्म भरम कर दिया। लेकिन
ہر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو کرپشن کا بہت بڑا بت نظر نہیں آتا تھا, بیکاز وی ہیڈ سم آؤٹ اسٹینڈنگ پبلک ریپرزینٹیوز, امپیکیبل انٹیگریٹی. اس وقت یہ بات کرنا کہ کرپشن ناسور ہے, اٹ ٹوک لاٹ آف کریج. آج کل تو ہم کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایگزامپل, اس وقت خیر کوئی اتنی بڑی ایگزامپل بھی سامنے, پھر بھی بات کر رہے تھے. پیش بینی تھی ان کی ایک. دوسرا یہ کہ جب یہ یقینی ہو گیا کہ اب انگریز ہار گیا ہے اور پاکستان کا قیام مقدر ہو چکا ہے, تقدیر قوم کی سنور رہی ہے قیام پاکستان پہ, تو وہ تمام لوگ پنجاب کے جیسے یونینسٹ حکمران ہیں, تمام وہ لوگ جو انگریز کے خاص نمائندے تھے, عوام کے نمائندے نہیں تھے, وہ مسلم لیگ میں آ گئے. اسی وجہ سے قائد اعظم کو کہنا پڑا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. تو ان کھوٹے سکوں کو وہ خوب پہچانتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ کانسٹیٹیوشن بنے, جمہوریت جڑ پکڑے اس ملک میں, تو اس کے بعد کھوٹے سکے ایک طرف ہو جائیں گے, کھرے سکے سامنے آئیں گے. لیکن ہوا بالکل الٹ, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. اور اب جو سب سے بڑا ہے نقصان اور ذلت کی ایک ایسی سٹیج ہے جس پہ ہماری قوم آ گئی ہے کہ اب کرپشن کو برا نہیں سمجھا جاتا, دندناتے پھر. اب یہ ہے کہ کہتے ثابت کر دیں. ہاں, ایک اور ہے تو کرپٹ لیکن ثابت کر دیں. ہاں, اگر ہے تب کیا ہوگا, وہ یہ کہتے ہیں. اور جو کرپٹ نہیں ہے کہتے ہیں بے وقوف ہے. تو اب یہ جو سطح ہے یہ اس زمانے سے بہت پست سطح ہے جس پر. لیٹ بریک ہے ناظرین. چینی نہیں ملتی, آٹا نہیں ملتا. جب چینی کا کرائسس آیا تو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑی کیمپین چلی 2010 کے اندر. 2009 میں بھی یہی ہوا, 2008 کے اندر بھی یہی ہوا. قائد اعظم اس وقت بلیک مارکیٹنگ کی بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے بڑا انسانیت کے خلاف جو جرم ہے وہ ہے ہی نہیں, کیونکہ اس سے تمام کی تمام قائد اعظم کے الفاظ ہیں, تمام کی تمام جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں, جس کے اوپر آپ اور ہم انحصار کرتے ہیں, ان کی قیمتیں جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں اور بعض لوگ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ان کا تو آپ نے بہت سختی سے کلا کما کرنا ہے. بلیک مارکیٹنگ کی اس وقت بات کر رہے تھے جب ریاست ابھی پیدا ہوئی تھی, نظام بھی نہیں بنا تھا, اور وہ نظام جس کی خامیوں کی نشاندہی اس وقت کی گئی تھی 2010 میں بڑھ کر موجود ہیں ہمارے اندر. ہم اس کا کیا تدارک کریں؟ بریک کے بعد آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.